हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है क्लास 10 इतिहास। इस पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ अनुरोध करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल पे आते बहुत से लोग हैं, वीडियो भी काफ़ी लोग देखते हैं, परंतु सब्सक्राइब बहुत कम लोग किए हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूं तो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इस चैप्टर में स्टार्ट होता है यह टॉपिक हमारे एक चित्रकार हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक सारियू, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। इन्होंने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाते हैं। इसमें उसने अपने सपनों का संसार, यानी जिसको हम यूटोपिया के नाम से जानते हैं, उन्होंने रचा है। और इन्होंने इस श्रृंखला को जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना हुआ है, ऐसा कुछ दिखाया है। इस श्रृंखला के चित्र में जो पहला चित्र है, जो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेडरिक सारियू के चारों जो चित्र उन्होंने सम्मिलित किया है, उसको जो है देखते हुए इसकी व्याख्या करते हैं। तो बच्चों, फ्रेडरिक सारियू जो फ्रांस के रहने वाले हैं, इनके चारों जो है श्रृंखलाएं हैं यहाँ पर चित्रों की, जिसमें पहला चित्र का नाम है ले पैक्टे। यही आपके क्लास 10 के पहले पृष्ठ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ले पैक्टे में इस चित्र में जो ये चित्र है दिखाता है कि राष्ट्रवादी आयाम को दिखाता है। यह जो है यूरोप में, अमेरिका में, यह दिखाता है कि उस समय वहाँ पर राष्ट्रवादी आयाम जो है स्टार्ट हो गया था। लोग जो है अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक हो चुके थे और वहाँ से निरंकुश शासन तंत्र को या फिर स्वेच्छाचारी शासन तंत्र को उठा के फेंकना चाहते थे। इस चित्र में यूरोपीय देशों का जुलूस, जिसमें सभी प्रकार की लिंग, उम्र और सामाजिक वर्गों के लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हो सकता है कि आदमी, पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी लोग हों। स्वतंत्रता के पेड़ के पास से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस चित्र में स्वतंत्रता के पेड़ आपको यहाँ पर दिखेगा। ये स्वतंत्रता का पेड़ है, जिसके पास से सभी लोग जो है, बूढ़े, बच्चे, जवान, ठीक है, ये सभी लोग गुजर रहे हैं, सभी उम्र के लोग हैं। राष्ट्रों को उनके झंडों और वेशभूषा से भी पहचाना जा सकता है। इस चित्र में देखिए, झंडे बिल्कुल अलग अलग हैं और उनके पोशाक भी बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इस चित्र में उनके पोशाक और झंडों से किस किस देश के हैं उनको पहचाना जा सकता है। 17वीं शताब्दी में राजाओं के पतन का प्रतीक इस चित्र में शाही पहचान को भूमि पर पड़ा हुआ दिखाई दिया गया है। तो यहाँ पर जो ज़मीन पर मुकुट हैं, तलवारें हैं, इस शाही पोशाक को दर्शाने वाले जो है चिन्ह हैं, जो धराशायी हो चुके हैं, भूमि पर पड़े हुए हैं। यानी यह दर्शा रहा है कि इस चित्र में जितने भी निरंकुश शासक थे, उनका पतन हो गया है और जनता जो है स्वतंत्र हो गई है। और ऊपर आसमान में ईसा मसीह के साथ संत और देवदूत दिखाए गए हैं। कुछ संत भी हैं, कुछ देवदूत हैं जो दिखाए गए हैं। इस कला द्वारा सारियू दुनिया के देशों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में दिखाते हैं। तो इस चित्र में सारियू दिखाते हैं कि दुनिया के जितने भी देश हैं, वो सभी लोग एक साथ मिल करके रह रहे हैं, अर्थात सब में भाईचारा हो गया है। चलिए, इस पहले चित्र का तो ये व्याख्या हो गया। दूसरा चित्र उन्होंने बनाया जिसका नाम है ले प्रोलाग। ये जो चित्र है, यह पहले चित्र का ही व्याख्या करता है। सारियू ने दैवी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें क्या है, सारियू जो हैं चित्रकार जो हैं, वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो देवदूत हैं वह कुछ निरंकुश शासकों को तितर बितर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस चित्र के बाईं तरफ यहाँ पर जो इन निरंकुश शासकों के जो पूर्वज हैं, एक आग में जलते हुए उनकी निंदा करते हुए दिखाया गया है, यानी कि जिसको कहते हैं नर्क की आग। यहाँ पर इस चित्र में आप थोड़ा से बड़ा करके देखेंगे या फिर कहीं से आपको एक फ़ोटो मिलेगा, तो इसमें आप देखेंगे कि जो इनके पूर्वज हैं, जिसमें दिखाया गया है लुई 16वां को और उनकी रानी जो है मैरी एंटोनेट को, और इसमें जो है नेपोलियन भी हैं। तो इन निरंकुश शासकों को बुलाते हुए दिखाया गया है इस चित्र में। और इस चित्र की खासियत बात एक और है कि इसमें जो नर्क की आग है, ये निरंकुश शासक इसमें जल रहे हैं, एक ख़ास तौर पर इसमें दिखाया गया है। और इस चित्र के पीछे यहाँ पर
एक खंडहर दिखाया गया है जिसमें सामंती व्यवस्था के पतन का प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। तो इस चित्र में जो महल ढह गया है, जो टूट गया है, ये दिखाया जा रहा है कि जो सामंत व्यवस्था थी वहाँ पर, सामंती व्यवस्था, जो कुलीन वर्ग थे, उनको जो है नष्ट होते हुए दिखाया गया है। चलिए, दूसरे चित्र का नाम है ले प्रोलाग। चलिए, तीसरा जो है सारियो ने चित्र बनाया था ले ट्रायम्फ। इस चित्र में यह सार्वभौमिक गणराज्य का प्रतिनिधित्व एक जीवित देवी के द्वारा दर्शाया गया है। तो इस चित्र में एक देवी हैं जो इस चित्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और दिखाया गया कि यह सार्वभौमिक गणराज्य की प्रतिनिधि हैं। और इसमें जो है एक रथ दिखाया गया है। इस रथ को 4 घोड़े खींच रहे हैं और वह घोड़े जो है ना पूर्णतः जो है सुसज्जित हैं, मतलब कि समृद्ध हैं पूरी तरह से, सोने चांदी या फिर बहुत सारे आभूषणों से यह सुसज्जित जो है रथ है, जिसमें 4 महाद्वीपों के 4 बच्चों को इस रथ की बागडोर सौंपी गई है, जो एक काल्पनिक स्मारक तक जाता है। तो यहाँ जो बच्चे 4 हैं, ये चारों जो है इस रथ को हाँकते हुए इस स्मारक के पास आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। स्मारक के पास एक शेर दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर शेर आपको दिख रहा होगा, जो संप्रभु लोगों की ताकत का प्रतीक है। यानी कि वहाँ पर जो संप्रभु लोग हैं, अब संप्रभुता के बारे में आपको हमने ऊपरी क्लासों की जो पढ़ाई थी उसमें हमने आपको बताया है। तो प्रतीक के रूप में, संप्रभु के रूप में शेर को दिखाया गया है, जो सैन्य चित्रों को कुचलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पर इस सैनिक हैं जिनके चिथड़े उड़ गए हैं, इसके ऊपर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो तीसरा चित्र का नाम है ले ट्रायम्फे। चलिए आते हैं चौथे चित्र का व्याख्या जो होता है। इस चित्र का नाम है ले मार्चे। तो ले मार्चे में सभी सीमा शुल्क बाधाओं से उन्मूलन के स्वप्न लोक का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें दिखाया गया है, सारियो ने अपने सपने में एक कल्पना किया है कि सभी राष्ट्रों में जो है सीमा शुल्क की बाधाओं से उन्मूलन हो गया है, यानी कि सीमा शुल्क या तो कम हो गए हैं या हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस व्यापार को, यानी व्यापार से संबंधित इस चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पे सारियो जो है एक कल्पना आदर्श के रूप में इन 4 चित्रों का जो है इन्होंने उल्लेख किया है। जैसा कि सन 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। जैसा कि हमने ऊपर इसको काफ़ी विस्तार से बताया है। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है उसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे हाथ में मनुष्यों के अधिकारों की घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश जो शासक हैं उनके अवशेष जो है पड़े हुए हैं, जिसमें मुकुट है, तलवारें हैं, उनकी पोशाकें हैं, इस तरह बिखरे पड़े हैं। सारियो के कल्पनादर्श यानी यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों से की जा सकती है। सारियो ने दिखाया है कि जो दुनिया के लोग हैं वह अलग अलग पोशाकों में आ रहे हैं, अलग अलग हाथ उनके झंडे हैं। इस प्रकार दिखा रहे हैं कि यह दुनिया के अलग अलग देशों के रहने वाले लोग हैं या अलग अलग समूहों के रहने वाले लोग हैं। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया अब उस श्रृंखला में जो सीरीज चल रही है, पहले जर्मन लोग हैं, फिर ऑस्ट्रिया के लोग हैं, फिर 2 सिसिलियों के राजशाही हैं, यानी सिसिलिया में जो है 2 राजशाही परिवार राज करता था। आगे है लॉम्बार्डी और पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और हंगरी और रूस के लोग सम्मिलित हैं। तो उस श्रृंखला में काफ़ी देशों के लोग जो है एक साथ जो है उस स्वतंत्रता की देवी के पास वंदना करते हुए आ रहे हैं। इस चित्र के ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के रूप में दिखाया है। 19वीं शताब्दी के दौरान
राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो बात यहाँ पर होती है राष्ट्रवाद आखिर है क्या। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जो है उत्पन्न हो गई थी। लोगों को ये पता चल गया था कि निरंकुश शासन या तानाशाही से कुछ नहीं रखा है। जो स्वेच्छाचारी शासक हैं वह अपनी मनमानी करते हैं, जनता को प्रॉब्लम होती है, इसलिए वहाँ पर जो है लोगों की मानसिक स्थिति और राजनीतिक रूप से भारी परिवर्तन देखने को मिला। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। तो यूरोप में जो है बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्य, जैसा कि इटली, फ्रांस और बहुत सारे जो देश हैं, कहा जाए समुदाय थे उसमें या राज्य थे, वहाँ पे जो है राजघराने की शादियाँ जो है राजघरानों में होती थी। तो राजघरानों का संबंध जो है अन्य देशों में रहा है। तो वहाँ पर सभी जितने भी राज्य थे वहाँ पर जो शासन व्यवस्था था वो राजघरानों के पास होता था, यानी कि निरंकुश शासकों के पास। तो उसके स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय होता है। लोग अपने अपने राष्ट्र के प्रति जो है जागरूक होते हैं और इन निरंकुश शासकों का पतन हो जाता है। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। तो यूरोप में बहुत लंबे समय से, यूरोप की बात करें तो चाहे इटली हो चाहे फ्रांस हो, ये बहुत प्राचीन काल से ही, जिसमें रोमन साम्राज्य हुआ करता था, उस समय से ही परिवर्तन चले आ रहे थे। लोगों ने अपने अपने ढंग से वहाँ के संविधान में बदलाव करना चाहा, चाहे प्लेटो हों, अरस्तु हों, चाहे सिसरो हों या फिर बाद के जॉन लॉक आदि जितने भी विचारक हुए हैं, इन्होंने समय समय पर चाहा है कि यूरोप के जितने भी देश हैं इनमें परिवर्तन हो, यानी कि राजशाही या राजघराना एक गणतंत्र में तब्दील हो जाए। इसलिए आपको देखने को मिला हुआ कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, जिसमें एक रक्त का बूंद गिरे बिना क्रांति हो गई थी। तो लोगों का मानना था कि यदि राष्ट्र राज्य का उदय होगा तो प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति के रूप में उभरेगी, लोगों का एक देश होगा, लोग एक भावना से अपने देश की रखवाली करेंगे और अच्छे से स्वतंत्रतापूर्वक रहेंगे, और उनके लिए एक संविधान का निर्माण होगा जो सभी के हितों की बात करेगा। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। तो राष्ट्र राज्य का जब निर्माण होने की बात हो रही थी तो इसमें दोनों को पहचान था। एक तो जो शासक थे उनकी भी पहचान अलग बनती, और जितने भी नागरिक हैं, जो समाज है, उनका भी पहचान बनता। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी। तो माना जाता है कि राष्ट्र राज्य की भावना थी, यह प्राचीन काल से या अनंत काल से नहीं रही है। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों के से निर्मित हुआ था। यानी कि उस समय की तात्कालिक जो राजनीति ऐसी बन गई थी कि लोग, नेता हो चाहे आम लोग हों, उनमें जो है लड़ाई झगड़े या फिर संघर्ष चलते आ रहे थे, या राजघराने हो, उन सबसे जब संघर्ष बढ़ा तब लोगों को समझ में आया कि नहीं, अब जो सत्ता है इसका जो है साझापन होना चाहिए, लोगों में बंटवारा होना चाहिए। चलिए, एक शब्द आता है निरंकुशतावाद, एब्सोल्यूटिज्म। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिनकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थीं। चलिए, निरंकुशता के बारे में देखते हैं कि निरंकुशता जो है उत्पन्न कब से होता है। जैसे मान लीजिए कोई जो है राजशाही परिवार है, ठीक है। राजशाही में क्या होता है, एक शासक होता है और वह यदि जनता के प्रति अच्छे से व्यवहार कर रहा है, उनकी देखरेख कर रहा है, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, तो उस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है उसे राजशाही कहा जाता है। परंतु जब वही राजशाही अपने लिए या फिर जितना भी कार्य करे अपने लाभ के लिए काम करने लगे, अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए करने लगे, तो ऐसे सरकारों को निरंकुश शासन कहा जाता है, जिसमें राजा अपना भलाई देखता है, अपने समुदाय की भलाई देखता है। चलिए, आगे एक शब्द आता है कल्पनादर्श, यानी यूटोपिया।
जिसकी बातें हम लोग प्रारंभ में ही फ्रेडरिक सारियो से शुरू करते हैं कि फ्रेडरिक सारियो ने एक चित्र बनाया था जिसको यूटोपिया कहा उसने, यानी कि अपने सपनों का एक संसार। तो कल्पनादर्श जो है, इसका नाम यूटोपिया भी है, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। तो जो फ्रेडरिक सारियो ने सोचा था, जो चित्र की श्रृंखला बनाई थी, वह केवल एक कल्पना आदर्श था, जो उसके सपनों का संसार था। वो मानता था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, राष्ट्र अर्थात राष्ट्र क्या है। तो रेनर्ड रेनन एक नाम है। उनके अनुसार फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नट रेनन ने सन 1882 में साबान विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। तो अर्नट रेनन ने एक विश्वविद्यालय है, साबान विश्वविद्यालय, वहाँ पर उन्होंने ये बताया, अपने भाषण में उन्होंने ये बताया कि राष्ट्र कैसा होना चाहिए। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करते हैं कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। तो रेनन से पहले जितने भी दार्शनिकों ने ये बताया था कि एक राष्ट्र बनने के लिए एक भाषा होना चाहिए, एक नस्ल होनी चाहिए, एक धर्म होना चाहिए या एक क्षेत्र में निवास होना चाहिए, इनका इन्होंने आलोचना किया है। इनका मानना है कि एक राष्ट्र बनने के लिए ये सब होना जरूरी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। रेनन का मानना है कि राष्ट्र का निर्माण एक लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का एक चरम बिंदु होता है। शौर्यवीरता से युक्त अतीत, इन्होंने कहा है कि जो पूर्व समय बीत चुका है, उसकी जो वीरता रही है, उसकी जो गाथा रही है, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। तो एक राष्ट्रीय विचार यानी एक राष्ट्र बनने के लिए ये देखा जाता है कि कितने हमारे प्राचीन महापुरुषों ने अपने राष्ट्र के लिए कितना योगदान दिया है। यदि उनको ऐसा लगता है कि योगदान उनका जो है अपने राष्ट्र के प्रति निष्पक्ष था, तो सभी जो है समाज के लोग एक साथ मिल करके इस पर कार्य करते हैं। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा एक जनसमूह की होने की यह जरूरी शर्तें हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो प्राचीन समय में जो समान गौरव हमें मिला है उसका होना, जो इस समय एक समान सबकी इच्छा हो, संकल्प हो, जब ये साथ मिलकर के महान काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे काम करने की इच्छा एक जन समूह होने की यह सबसे बड़ी शर्तें हैं। यानी कि एक समाज का एक साथ मिल करके, एक जनसमूह का साथ में मिल करके अपने अतीत और अपने वर्तमान को देखते हुए यदि आगे बढ़ता है, तो उसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि यह राष्ट्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। रेनन का मानना है कि जो राष्ट्र है वह एक बहुत बड़ी और व्यापक जो है एकता है, उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह है। तो जनमत संग्रह को हम आगे समझेंगे क्या होता है, परंतु उन्होंने कहा कि रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं। जो राष्ट्र बनेगा उस राष्ट्र में जितने भी प्रांत होंगे, जितने लोग होंगे, यानी कि प्रांतों का मतलब यहाँ पर है कि जितने लोग हैं उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी का है। तो जो वहाँ के रहने वाले प्रांत के लोग हैं, यदि वो सलाह लेते हैं तो उनका ही अधिकार है कि वो सलाह लें। किसी देश का विलय करने, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। तो रेनन का मानना है कि किसी देश का विलय कर लेना या किसी देश पर कब्जा कर लेना, एक कभी भी एक राष्ट्र की वास्तव में दिलचस्पी नहीं होती है। एक राष्ट्र तो ये सोचता है कि हमारे जितने भी लोग हैं वो जो है स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और उनको सभी सुख सुविधाएं मिलती रहें।
उनकी दिलचस्पी ये नहीं होती है कि हम किसी पे कब्जा कर लें, किसी को मार दें, किसी राज्य को हड़प लें। एक कभी भी एक राष्ट्र की भावना नहीं होती है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है। रेनन कहते हैं कि जो राष्ट्र हैं उनका होना अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। तो राष्ट्र का होना ज़रूरत है, उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। यदि एक राष्ट्र होगा, लोगों के बीच में राष्ट्र की भावना होगी, तो वहाँ पर लोग जो है स्वतंत्र रहेंगे, यानी पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त करने की गारंटी है। और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता है तो वहाँ पर स्वतंत्रता का लोप हो जाता है। अब यहाँ पर रेनन ने ये कहा है कि यदि दुनिया में केवल एक शासक हो, यानी कि तानाशाह, आप तानाशाह को निरंकुश शासक भी कह सकते हैं या स्वेच्छाचारी शासक, यदि एक ही शासक हो जो निरंकुश हो और उसके पास पूरी सैन्य शक्ति हो, तो वहाँ पर लोगों की स्वतंत्रता का लोप हो जाता है। लोग जो है परतंत्र हो जाते हैं, उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। अब जो जनमत संग्रह जो है आया था शब्द, उसका जो यहाँ पर विवरण है, जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जैसा कि हम आज के समय में वोटिंग कर सकते हैं। जैसे वोटिंग होता है तो लोग क्या करते हैं, चुनाव करते हैं कि किसको हमें अपना नेता चुनना है, किसका नहीं चुनना है। तो इस प्रकार जनमत संग्रह में एक मतदान का जो है प्रत्यक्ष जरिया है, जिससे लोगों के द्वारा यह प्रस्ताव या कोई भी प्रस्ताव स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार होता है। तो बच्चों, यह रहा हमारा पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास। आगे हम इसकी जो है राष्ट्रवाद की भावना में देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है, राष्ट्र का विचार क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।